and you're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and of course we are on Lemon News. जी हाँ, हम लोग हैं लेमन न्यूज़ पर। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त लेमन न्यूज़ पर। और हम इस वक्त बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में। 7 बजे हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। जी हाँ, कि वास्तविकता में गांधी जी की अभी अहमियत क्या है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस से उठा करके गांधी जी को अपनी जेब में रख लिया है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो मुद्दा है ये बहुत ही अहम मुद्दा है। आप लोगों को याद होगा कि ऐसी बहुत सी कंपनियां सामने आई, जैसे स्पीक एशिया एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल थी, सारी दुनिया में इस कंपनी ने अपना लोहा मनवा लिया था। हर शख्स के सामने सिर्फ यही बात थी कि अगर इन्वेस्ट करना है तो स्पीक एशिया में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद ये बात सामने आई कि असल में ये फ्रॉडलेंट कंपनी है, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और स्पीक एशिया के ना जाने कितने ही बेचारे इन्वेस्टर्स, कितने ही बेचारे निवेशक इधर से उधर आज तक फिर रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिला। Now, as far as this show is concerned, what we told you yesterday, Lemon News with me, Rajiv K. Bajaj, along with Advocate Pradeep Nambiar, is dedicated to getting your money back. आपका पैसा आपको वापस मिलना चाहिए, आपकी कमाई आपके पास वापस आनी चाहिए, शहर की अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, व्यवसाय बढ़ना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, उद्योग बढ़ने चाहिए, ताकि लोगों को नौकरियां मिलें, लोग पैसे कमा सकें, इस देश की जो हालत है वो और ज़्यादा खुशहाल हो। यही इस शो का, इस चैनल का मकसद है। हमारा मकसद यह नहीं है कि हम किसी को जान करके तकलीफ में डालें। हमारा मकसद यह है कि जहां तक हमारे लोगों का प्रश्न है, हम उनको प्रेरित करें कि वो और व्यवसाय करें। पूरे देश का व्यवसायीकरण होना चाहिए, उद्योगीकरण होना चाहिए और जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है इस देश का, उसका ठीक इस्तेमाल होना चाहिए। ये इस शो का मकसद है। इसके पहले कि हम शो शुरू करें, एक नजर अब तक की खास खबरों पर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई गांधीगिरी। गांधी जयंती के दिन पीएम ने देशवासियों को दिलाई स्वच्छ भारत की शपथ। पीएम के सफाई अभियान को मिला केजरीवाल का साथ। पीएम के स्वच्छता अभियान पर केजरीवाल ने सवाल भी उठाए। देश भर में गांधी जयंती की धूम। लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है देश। चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन के संकेत। नितिन गडकरी का बयान, कांग्रेस एनसीपी को रोकने के लिए शिवसेना बीजेपी आ सकते हैं साथ। हॉकी में 16 साल बाद भारत ने दर्ज की जीत। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर भारत को मिली रियो ओलंपिक में एंट्री। Right, and at the moment with us, as we had promised you, Advocate Pradeep Nambiar. Advocate Pradeep Nambiar इस वक्त हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले स्पीक एशिया के बारे में। हम बात करेंगे अलग अलग ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके बारे में बाकी सब चैनल्स में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई, बहुत ना जाने क्या क्या सेंसेशनल चीज़ें आई, लेकिन जैसे ही वो सेंसेशन ख़त्म हो गई, सारी चैनल्स उसके बारे में भूल गए, लोगों के बारे में भूल गए। हर कोई ये बोलता है योर चैनल सेज दिस, आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, हिंदुस्तान की आवाज़ है। लेकिन कहाँ गई अब वो हिंदुस्तान की आवाज़? लेकिन जहाँ तक इस चैनल का सवाल है, जहाँ तक इस शो का सवाल है, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम ना भूलेंगे, ना भुलाएंगे और ना किसी को भूलने देंगे। हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है और ये बात हम किसी को भूलने नहीं देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप नाम्बियार जी, बताएं आज की तारीख में जैसे स्पीक एशिया है, बड़ी लंबी लंबी बातें करी बाकी सब चैनल्स ने, पूरे मीडिया ने, अखबारों ने,
आज की तारीख में कहां गए वो अखबार और कहां गया वो मीडिया, कहां गए वो सब लोग जो चिल्ला चिल्ला के इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। आज की तारीख में उन्होंने स्पीक एशिया तो बंद करवा दिया, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स के हित को उन्होंने देखा, ध्यान रखा उनका? प्रदीप बताएं। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने कहा कि आपका इस शो का माध्यम से एक ही एम है, ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को पैसे वापस मिले। आज के तारीख में हजारों कंपनी बंद हो चुके हैं, मगर यू हैव सीन, और हम पूरे देश देखा है कि किसी को लिक्विडेशन प्रोसेस और अलग अलग जो कंपनीज एक्ट के अंदर का प्रोसेस है उसमें किसी को आज तक पैसा मिला नहीं है। चाहे वो सेबी एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो या आरबीआई एक्ट हो, जितने भी है एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जितने अपने जो रेगुलेटर्स है, हमने देखा कि लोग गए बार भी हमने जब सिटी लिमोजन के खिलाफ जो कैंपेन आपने चलाया था और उसमें मसूद और पूरे डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया था, एक लंबा यू हैड अ बिग 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 कैंपेन, उसमें भी हमने देखा कि आज तक जो लिक्विडेशन प्रोसेस में चला गया वो इतना लंबा, सालों साल ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। स्पीक एशिया के बारे में आज आपने जो टॉपिक चुना है, बिकॉज लगातार ऑफिस में फोन स्पीक एशिया के इन्वेस्टर्स के बारे में, स्पीक के इन्वेस्टर्स चाहे वो पंजाब से, पूरे देश से, अलग अलग सिटी से फोन यही आ रहे हैं कि क्या हमको पैसे वापस मिलेगा, व्हेन आर वी गोइंग टू गेट द मनी। एंड बजाज साहब, आपने ये भी देखा कि बार बार जो भी कंपनी ऐसे इस प्रकार के एक स्कैम करता है, फ्रॉड करता है, वो हमेशा एक आश्वासन देता है लोगों को कि या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज जो अभी हुआ, करीबन 300 बैंक अकाउंट इनका फ्रीज किया गया है, ये एक बार चालू हो गया था, मैं लोगों को पैसा दूंगा। तकलीफ हमारा नहीं है, तकलीफ ईओडब्ल्यू मुंबई का है। दिस इज द कंपनीज वर्जन कि ईओडब्ल्यू मुंबई जिस दिन हमारा इस पर्टिकुलर केस में स्पीक एशिया, but hang on, Pradeep, there is something which is not clearly untrue. Let's be very fair. I'm being devil's advocate over here. The fact is, if you remember the headlines of those times, उस वक्त की अगर आप हेडलाइंस के ऊपर जाएं तो ये कहा गया कि 2200 करोड़ का स्कैम सॉल्व हो गया, 2200 करोड़ का फ्रॉड जो है वो सॉल्व हो गया। बड़ी अच्छी बात है। 2200 करोड़ केस सॉल्व, किंग पिन हेल्ड, ना जाने और क्या क्या किस किस किस्म के हेडलाइंस आए थे उस वक्त। अकाउंट सारे फ्रीज हो गए। आपने जो बिजनेस जो भी वो बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, क्या जैसा भी बिजनेस मॉडल था, जो भी उनका रेवेन्यू मॉडल था, वो आपने बंद कर दिया। तो आखिरकार आदमी अगर पैसे देगा तो कहां से देगा भाई? व्हाई वाज स्पीक एशिया नंबर 1? व्हाई वाज इट अलाउड टू एंटर द कंट्री? My point is, who gave them permission to start business over here? I don't remember one single official of any regulatory or statutory authority who gave permission to Speak Asia to start business over here who has been arrested. Has there been a single one who has been arrested? Pradeep? सर, जो भी डायरेक्टर्स देश के बाहर हैं, आज भी देश के बाहर है। हमने जो टॉपिक, मैं डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक मिनट, मैं डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्पीक एशिया को इजाजत दी कि वो मुंबई में आकर के, दिल्ली में आकर के, देश के हर कोने कोने में आकर के अपना काम कर सकें। आप ये बताएं, हैज इवन वन सिंगल ऑफिशियल बीन अरेस्टेड? प्रदीप सर, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी में कोई भी ऑफिसर आज तक अरेस्ट हुआ नहीं है। एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। कंपनीज कम विद वेरी फेवरेबल स्कीम्स, लोगों को लुभाते हैं, इंड्यूसमेंट देते हैं, बहुत बड़े रिवॉर्ड्स के प्रॉमिस करते हैं। स्पीक एशिया में 11,000। First caller, we're getting our first caller already. We have Mr. Ramesh Mali calling in from Ahmedabad. Mr. Mali, very good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. जी बोलिए। सर मैं थोड़ा ये मेरे को शेयरिंग करना था कंपनी के बारे में सर। जी रमेश माली जी, आपको एक तो जरा जोर से बोलना पड़ेगा और टेलीविजन जो पीछे आपके चल रहा है उसकी आवाज जरा आप कम कर दें, वॉल्यूम जरा कम कर दें। जी बताएं। जी बोलिए सर, कंपनी के बारे में जानना सर। जी बोलिए। ये कंपनी ने अच्छा मतलब लोगों को दिखाया, सपना दिखाया था कि कंपनी आगे बहुत अच्छा जाने वाली है सर जी, और उनको रिवॉर्ड्स मिलने वाला था, अच्छा होने वाला था, लेकिन ये अचानक ब्रेक लग गया तो लोगों का लाखों लोग जो अर्निंग कर रहे थे वो लोग ब्रेक हो गए उनका सर। जी जो एक सपना टूट गया सबका, जो सपना दिखाया था कंपनी ने वो। जी, आपने कितना इन्वेस्ट किया था? और मैंने से इन्वेस्ट नहीं किया, सबको चार्ज लिया था मैंने 11,000 रुपये डाल के मैंने जी, और मेरे को वहाँ से कुछ सपना मिला था कि वहाँ चलो यहाँ से अर्निंग ऑप्शन कर सकते हैं सर जी। और पार्ट टाइम कर सकते हैं सर। नहीं तो मैंने आपने क्या एफआईआर दर्ज कराया है? आपने अपना नाम दर्ज कराया है क्या? हैव यू? लेकिन सर अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कंपनी गलत है कि कौन गलत है, अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है अभी तक। राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रमेश माली साहब, आपने अभी जहां पे फोन किया है आपको दोबारा जरा फोन करना पड़ेगा और वहां पर आप अपने डिटेल्स दे दें
we will get back to you on this and we will certainly help you out. Mr. Mali, मेरे- not to worry, सर- we are there with you. जी, और सर मेरे को लगता नहीं कंपनी गलत है, कंपनी का इक्विटी सही है सर, पुलिस उसको फंसा दिया है। I don't disagree with you. जहाँ तक मेरा सवाल है, I don't know whether Mr. Nambiar agrees with me or not. प्रदीप नाम्बियार जी भी मेरे साथ हैं, मैं राजीव बजाज बोल रहा हूँ। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि अगर एक कंपनी ठीक ठाक तरीके से चल रही है, प्रॉफिट दे रही है, लोगों को अपने डिविडेंड्स दे रही है, तो उसको बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आपका जो स्कीम है उस स्कीम के बारे में जानना चाहेंगे। अब जो बजाज साहब ने कहा कि आप पूरे डिटेल्स दे दें, बिकॉज हम अभी स्पीक एशिया के जो चर्चा कर रहे थे, एक साल में 5 गुना 500% वाले स्कीम थे। तो ऑन द फ्रंट ऐसे स्कीम तुरंत आपको मालूम पड़ना चाहिए, स्कीम चलने वाली स्कीम नहीं है, बिकॉज जब तक ये सर्कुलेशन चलता रहेगा और लास्ट के जो सबसे लास्ट के जो रिंग है, सबके लास्ट जो उनके लेवल मार्केटिंग के लिंक है वो बस्ट हो जाता है, तब तक ये चलता है। तो आपका स्कीम कौन सा है, कंपनी कौन सा है, पूरे डिटेल्स जैसे बजाज साहब ने कहा, आप प्लीज फोन पर वापस पूरे डिटेल्स हमको दीजिए। Or you can mail us, or you can mail us on insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. Mr. Mali, thank you very much for calling. Thank you Okay, very much. thank you. Thank you so much. Right, Pradeep, we were talking about the fact that जैसे अभी रमेश माली अहमदाबाद से उन्होंने अभी फोन किया कि भाई कंपनी गलत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उनको लगता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि जब तक आदमी को डिविडेंड मिलता रहता है, जब तक आदमी को ईएमआई मिलता रहता है, जब तक आदमी को प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है, तब तक उसको यही लगता है कि कंपनी गलत नहीं है। और मैं भी बहुत हद तक उनसे सहमत हूं। आखिरकार अगर किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अगर आपको यह लगता है कि वो बिजनेस मॉडल ही खराब है, तो आपने इजाजत कैसे दी ऐसी कंपनी को काम करने के लिए? आपने इजाजत कैसे दी? प्रदीप जी बताएं। सर एग्जैक्टली अभी ये स्पीक एशिया वाले इश्यू जितने अब लोग इतने सारे फोन कॉल्स पूरे देश से जो आ रहे हैं स्पीक एशिया के बारे में, 11,000 आपको डिपॉजिट करना था, एक साल में 52,000 वापस देने वाली बात थी, और इसको पूरे स्कैम को डिस्गाइज करने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए उन्होंने एक तरह के ये जो कहा कि ऑनलाइन सर्वे स्कीम्स है ये, यानी एक हफ्ते में आपको दो सर्विस भेजना था। द एंटायर थिंग अभी जब भी ऐसे स्कीम्स आता है कि एक साल में 5 गुना, तो आपको थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज के तारीख में जो इन्वेस्टर्स है उनका यही पूछना है बजाज साहब आपसे कि क्या हमको पैसा वापस मिलेगा। लगातार जो लोगों को फोन आ रहा है, हर स्टेट से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है, मैंगलोर, सबका यही पूछना कि स्पीक एशिया का पैसा वापस मिलेगा। बिकॉज कल और एक फ्रेंचाइजी को पुलिस ने अपने डिटेन करके अरेस्ट कर दिया, जो फ्रेंचाइजी स्पीक एशिया के थे। स्पीक एशिया के फ्रेंचाइजी को पकड़ा था, उनके अकाउंट्स को सीज किया, करोड़ रुपए वहां पर उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। बात यह है कि एक साल में 11,000 से 52,000, 5 गुना या 500% रिटर्न्स अगर कोई कंपनी दे सकता, तो No, क्या but ये the fact कंपनी? is, I agree with you over there. No, to that extent, I agree with you. कि 5 गुना कोई कंपनी अगर देने की बात करती है, 5 गुना अगर कोई कंपनी देने की बात करती है, तो उसमें लिहाजा किसी भी आदमी को संदेह होना चाहिए, शक हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। एट द मोमेंट वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम मुंबई। हेलो। हाँ जी। जी अपना नाम बताएं। हाँ, जगदीश भाई। जगदीश भाई जी, जगदीश भाई नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राजीव बजाज बोल रहा हूँ इनसाइड स्टोरी से। लेमन न्यूज में आपका स्वागत है जी, बताएं। अच्छा, ये NACL जो है, NACL जी। हाँ जी, तो इसके अंदर हम लोग का पैसा फंसा है जी। अच्छा, इसमें CBI है, फोर्ट FMC है, गवर्नमेंट भी है, मगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं। पैसा हम लोग का फंसा ही रहा है, करीबन 1.5 साल हो गया है जी। और जहाँ तक NACL का सवाल है, NACL की जो इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इट इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जी। अभी NACL की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी तहकीकात हो रही है, अभी तहकीकात ही पूरी नहीं हुई है। हाँ जी। और जब तक वो तहकीकात खत्म नहीं होती, तब तक के लोगों का पैसा वापस मिलना मुझे लगता है जरा मुश्किल है। प्रदीप आप बताएं। यस सर, 5,000 करोड़ के ऊपर से बड़ा घपला है, और यही घपला जो आप कर रहे थे, लोगों को इमीडिएटली इतने सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, रिटर्न्स मिल रहे थे, तो लोग करते गए। ब्रोकर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व है, और सबसे बड़े गुनाहगार अगर कोई है तो जैसे आपने कहा सरकार के जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, रेगुलेटर्स है, ये सबसे बड़ा गुनहगार। आज डायरेक्ट
नेग्लेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड फेलियर टू डू हिज ओन वर्क। आज कोई भी ऑफिसर को आज देखो कि इतने मुश्किल से उनको अरेस्ट किया गया, जिग्नेश शाह को अरेस्ट किया गया, बट अल्टीमेटली जो लोगों को पैसे वापस मिलने वाली बात है उस पे ना सरकार के ध्यान जा रहा है ना किसी के ध्यान जा रहा है। one thing, hang on a minute. जगदीश भाई एक मिनट जरा बात सुन ले। अभी क्या है कि एमपीआईडी का जो कोर्ट है उसने अभी एक डायरेक्शन दी है कि जो मेटकोर अलॉय फेरोक्रोम स्टॉक्स हैं जो विच आर वर्थ ओवर 95 करोड़, और अभी एक ऑर्डर दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कहा गया है कि उसको बेच करके जो भी उसके प्रोसीड्स आते हैं वो एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाए। बराबर। वो तकरीबन उनका जो बकाया है वो 95 करोड़ के करीब का है, वो एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाए। और जहां तक आपको जैसे आपको मालूम ही है कि एक्सचेंज हैड सस्पेंडेड ऑल ट्रेडिंग ऑन जुलाई 31, लेकिन ये प्रोसेस जरा लंबा है। एक चीज याद रखें, जहां तक एनएससीएल का प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, मतलब अच्छा नहीं मेरा बात सुनिए। जी बताएं। मैं क्या कहता हूँ कि भाई इन लोगों ने जो उसका जो एस्टेट है, जो भी गोडाउन है, माल है, उसने कब्जा कर लिया है जी, तो एक बार उसको तो बेच करके लोगों का वो बेचेंगे ही, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। हाँ जी। एक लॉ का प्रोसेस है। वो लॉ का प्रोसेस जो है जब तक के पूरा नहीं होगा उसके पहले कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। दे हैव टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस ऑफ द लॉ, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज the man will appeal to the Supreme Court and just on a technicality he will get off. तो इसलिए एक प्रोसेस उसको करना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये बड़ा पेनस्टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एनएससीएल का जो केस है प्रदीप, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मालूम नहीं प्रदीप भाई आपकी क्या इसमें राय है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक एनएससीएल का सवाल है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा कहीं नहीं गया है, जहां तक मैं जानता हूं। आई थिंक people will get their money back. प्रदीप बिलाल साहब, ये जो कैंपेन आप चला रहे हैं यही है एनएससीएल और अलग अलग कंपनी जिसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके पैसे, जैसे मैं जानता हूं कि ये भी कॉलर एक रिटेल इन्वेस्टर है, तो ऐसे लोगों का पैसा कैसे वापस मिले, इसी पर ये पूरे कैंपेन है। ये पूरे कैंपेन जो बजाज साहब चला रहा है इसी पे है कि लोगों का पैसा कैसे वापस मिले। एमपीआईडी को डेफिनेटली, जैसे बजाज साहब ने कहा, इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब्स, बोले कि अटैचमेंट करके लिक्विडेट कर, मगर ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, एक प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस। और आज तक मैंने देखा लिक्विडेशन और ये जो प्रोसेस में चला जाता है लोगों को पैसे but over here Pradeep, let me point out to you, let me read this out to you. The process has been quite good. Jagdish bhai, you can just call back and give us your details and we will get back to you. We promise we will get back to you and we will help you out. अच्छा मेरा बात Jagdish bhai, we are running out of time. I'm really sorry. There are lots of other callers waiting in line. Everybody wants to have their own say. It's a very short program. आप लोगों के लिए वीकेंड के ऊपर हम जरा लंबा प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन आपने एक सवाल पूछा के लिए, एनएससीएल के लिए एक अलग से भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कीप कॉलिंग अगेन। आप वापस फोन करें और अपने डिटेल्स दे दें। थैंक यू सो मच जगदीश भाई, थैंक यू सो मच। Now over here, as far as NSCL is concerned, since we were not really talking about NSCL, लेकिन क्योंकि NSCL की बात आई है, यहाँ पर MPID कोड का जहाँ तक सवाल है, हम आपको बता दें मेटकोर एलॉय, देयर स्टॉक्स हैव बीन अटैच्ड, और ये कहा गया है कि भाई 95 करोड़ आप वापस डिपॉजिट करें। जहाँ तक कि यथुरी एसोसिएट्स का सवाल है, जो 406 करोड़ जिन्होंने वापस देने हैं, उन्होंने ये कहा है कि 15 करोड़ वो जनवरी तक दे देंगे, और अभी तक उन्होंने 2 करोड़ दिए हैं। दे ओनली गिवन अप टिल नाउ 2 करोड़। इन्होंने एग्रीमेंट साइन करी थी नारायणगढ़ शुगर मिल्स, विनायक मर्चेंट्स और मैक्रो एंटरप्राइजेस टू रिक्लेम द 230 करोड़ इट हैड एलिजिडली इन्वेस्टेड इन दीज। सो द प्रोसेस इज वेरी वेरी लॉन्ग, इट्स अ वेरी पेनस्टेकिंग प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर प्रदीप और हमारे दर्शकों के लिए भी ये बात है, एंड वील फ्लैश दैट नंबर फॉर यू अगेन वेयर यू कैन कॉल अप। कैन वी हैव दैट नंबर ऑन अगेन प्लीज? कैन वी हैव द नंबर ऑन अगेन प्लीज? यहाँ पर that's the number right over there. Please do give us a call in case you have any queries on 403-9933. प्रदीप, यहाँ पर NSCL में वास्तविकता में कोई काम हो रहा है, जहाँ पर लग रहा है कि धीरे धीरे एसेट सेल्स के बाद असल में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि पूरा अमाउंट तो नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट लोगों को जरूर मिलेगा। प्रदीप बताएं। एग्जैक्टली सर, एनएससीएल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज, एंड दूसरे क्या, थोड़ा वो बोरोवर्स थोड़ा कॉपरेट करे तो बहुत जल्दी लोगों को पैसा मिलने का आशा है। मगर इस कैंपेन के माध्यम से इस चीज को हम लोग हाईलाइट भी करेंगे कि एनएससीएल का एक कैंपेन चला के बोरोवर्स को इस चीज को सेंसिटिवाइज करे कि आपको सचमुच देना है पैसे लौटाने का प्रोसेस शुरू करे। सर वी टॉकिंग अबाउट स्पीक एशिया ऑल्सो। स्पीक एशिया का जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, लोगों का उम्मीद इसलिए है कि 800 करोड़ देश के बाहर गया है।
800 crores has gone from here to Singapore, और सिंगापुर के बाद अब अलग अलग जगह, दुबई है, यूएस है, यूके that's है, right. अलग अलग जगह पे क्या है। तो अगर हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज इसको ट्रैक करके अगर पैसे वापस लेके आ सकता है तो डेफिनेटली लोगों को पैसे वापस मिलेगा। अब यह है एनफोर्समेंट एजेंसी जितने अपने है उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑफिसर डेफिनेटली है, सीबीआई है, वेरियस अदर एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स है, एवरीबॉडी हैज टू गेट टुगेदर। एंड जो 800 करोड़ कंपनी का यही कहना है कि कंपनी ऑल्सो वेंट टू द कोर्ट, स्पीक एशिया जो है कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि हमारा अगर ईओडब्ल्यू मुंबई वो पूरे सॉफ्टवेयर हमको देते हैं तो वी नो दैट दिस वाज अ स्कैम, और हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे निवेशक which is okay. I admit. All right. I say it was a scam. When they started off, it was a scam. It is still a scam because there is no way that you can make 5 times the investment. All right. 11,000 रुपए आपने जमा किए और एक साल के अंदर आपको 52,000 रुपए अगर कोई दे रहा है तो इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा वापस मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है जो आज की तारीख में बैंक अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, जो आज की तारीख में सारे उनके पास सॉफ्टवेयर हैं। आपको जैसे अमेरिका में होता है SEC, इट वर्क्स विद ऑल दी सो कॉल्ड स्कैमस्टर्स, जैसे SAC के ऊपर अभी रेड हुआ है, कोहेंस कंपनी हैज बीन रेडेड, इट वाज द डार्लिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट एट वन टाइम, बट the senior executives of SAC have been forced to work with the Securities and Exchange Commission of New York, of the NYSE, and they have been forced to give the money back to their major investors. That's exactly what needs to happen over here. All the people who have invested here will only get their money back if these Speak Asia top executives are actually forced to open up the software and they are forced to return at least some part of the money which has been invested. Otherwise, this money will never come back to the investors. Pradeep. सर, वी डेफिनेटली स्पीक एशिया का सवाल है, हम जरूर जानना चाहते हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज। हरिंदर कौर का क्या हुआ? Who was the probably chairman and owner of the entire Speak Asia? उनके बाद नारायण राजगोपाल, he is one of the essential elements. वो कहाँ पर है? देश में तो नहीं है, देश के बाहर है, सिंगापुर है, कहाँ पर है? What is the enforcement agencies doing about it? और बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने गए बार भी उठाया था कि ईच डिपार्टमेंट नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कोई भी एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं कर रहा है, और इसीलिए यही हो रहा है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, तालमेल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तालमेल नहीं हो रहा है। और एक छोटा सा उदाहरण सिटी लिमोजिन के हम बता दें, देयर वाज अटैचमेंट बाय इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई, अलग अलग देश के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अटैच किया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किया था, कई बार सीबीआई ने अटैच किया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग जगह पे अटैच किया। जब हमने पूछा लिक्विडेशन प्रोसेस में चला गया तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर आउट, कौन सा एक तरीका, बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि वी आर अ सेंट्रल एजेंसी और हमारा एब्सोल्यूट ये होता है इज अल्टीमेट, हमने जो अटैच किया वो अल्टीमेट है, ओवरराइडिंग ऑन ऑल द अदर एजेंसीज। बट ये प्रॉब्लम है, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को पूछा कि इनके पैसे कब वापस मिलेंगे तो बोले हमारे पास कोई एसेट्स ही नहीं है अटैच करने के लिए, तो हम कहां से पैसे देंगे ऑफिशियल। तो सर यही है जो हम कह रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, इनफैक्ट दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और इसीलिए जो एंटायर प्रोसेस जो है, जो लोगों को पैसे वापस देने वाला, तो दैट नेवर हैपेंस एंड गेट्स कंटिन्यूअसली डिलेड। ऑल इट हैड टू बी वाज आस्किंग, सीकिंग डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट कि देयर विल बी वन, अगर आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, ईडी ने कुछ अटैच किया है, ईओडब्ल्यू ने अटैच किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट ने अटैच किया है, इसको सिंगल विंडो करके लोगों को राहत कैसे पहुंचा है? करीबन 200 करोड़, चाहे जो सिटी लिमोजिन वाले मैटर में करीबन 200-300 करोड़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास था, कुछ और सीबीआई ईओडब्ल्यू के पास था, कुछ और अलग अलग इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अलग अलग स्टेट्स के अटैच किए। तो अनलेस देयर इज अ डायरेक्शन और देयर इज टॉकिंग बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स कि कौन ये करेगा, कौन लिक्विडेशन प्रोसेस करेगा, किस प्रकार से, देयर इज ओनली वन वेरी वेरी सिंपल वे। इसमें सबसे बिल्कुल साधारण और सरल तरीका उसमें यह है कि जहां तक कोर्ट्स का प्रश्न है, कोर्ट एक डायरेक्शन दे कि दिस इज द नोडल एजेंसी, सब लोग इसी नोडल एजेंसी को रिपोर्ट करेंगे, और या फिर एक एसआईटी बना दी जाए इन सब लोगों के लिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशली फॉर दीज फाइनेंशियल फ्रॉड कंपनीज। वो एसआईटी टीम जो है उसकी अलग अलग अकाउंटिंग होगी, एंड ऑल मतलब एटलीस्ट 2 to 3 representatives from each agency will be part of that SIT.
So naturally, they'll have to talk to each other. Without talking to each other, they will not be able to proceed. And that's what needs to happen. But we will discuss that tomorrow because we really have run out of time as far as Peak Asia is concerned, as far as City Limousine is concerned, as far as any other fraudulent company is concerned. In case you have any queries, please do send in your mails on insidestory@lemonnews.com. And of course, you saw our number over there. Can we have that number on again, please? एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे जो हमारा टेलीफोन नंबर है. Can we just have that on air again, please? You can call up on that number and we will note down. That is the number right over there. It is 022 403 9333 9355. I'm so sorry. Is that the number? 9355. Yeah, that is the number. Now you can just call up on this number and we will note down your queries. We will note down what is your case and we will try and do the best for you. Remember, as far as we are concerned, we are right there with you. हम लोग फर्जी तरीके से ये नहीं कहते कि this is your channel. वास्तविकता में, असलियत में, this is your channel. और याद रखें, इसी चैनल ने सबसे पहले इस आंदोलन को शुरू किया था. We started to fight back over here. Everybody else came in later. सब लोग आए, चिल्ला के, ज़्यादा आवाज़ ऊज़ करके इस पूरे विषय को भूल गए और आज की तारीख में इस विषय के बारे में, स्पेशली स्पीक एशिया के बारे में और अन्य जितनी फ्रॉडलेंट कंपनीज हैं उनके बारे में कहीं पर जरा जिक्र भी नहीं होता इस चैनल को छोड़ के. प्रदीप, थैंक यू सो मच. Thank you. My pleasure. Right, time for us to take a very, very short break. As far as we are concerned, time for us to take a very short break. We'll be right back in just a little while. Don't go away. प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई गांधीगिरी. गांधी जयंती के दिन पीएम ने देशवासियों को दिलाई स्वच्छ भारत की शपथ. पीएम के सफाई अभियान को मिला केजरीवाल का साथ. पीएम के स्वच्छता अभियान पर केजरीवाल ने सवाल भी उठाए. देश भर में गांधी जयंती की धूम. लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है देश. चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन के संकेत. नितिन गडकरी का बयान, कांग्रेस एनसीपी को रोकने के लिए शिवसेना बीजेपी आ सकते हैं साथ. हॉकी में 16 साल बाद भारत ने दर्ज की जीत. एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर भारत को मिली रियो ओलंपिक में एंट्री. Right, welcome back. Welcome back. You're watching Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're watching me on Inside Story. The name of the program is Inside Story. अंदरूनी कहानी क्या है वास्तविकता में राजनीति की? अंदरूनी कहानी क्या है सामाजिक समस्याओं की? अंदरूनी कहानी क्या है उन सब चीज़ों की जो आपके आसपास आपको प्रभावित कर रही हैं? इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब विषयों के बारे में हम कोशिश करते हैं आप तक एक ऐसा विश्लेषण पेश करने की कि सबको समझ आए कि जो अंधकार, जो अंधेरा जान करके आपकी आंखों के सामने डाला जा रहा है उसको हटा करके उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए. ये है हम लोगों का मकसद इनसाइड स्टोरी शुरू करने का और इनसाइड स्टोरी प्रोग्राम का. आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मुझे आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़ पर. सबसे पहले देखें अब तक की खास खबरें. प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई गांधीगिरी. गांधी जयंती के दिन पीएम ने देशवासियों को दिलाई स्वच्छ भारत की शपथ. पीएम के सफाई अभियान को मिला केजरीवाल का साथ. पीएम के स्वच्छता अभियान पर केजरीवाल ने सवाल भी उठाए.
देश भर में गांधी जयंती की धूम, लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है देश। चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन के संकेत, नितिन गडकरी का बयान, कांग्रेस एनसीपी को रोकने के लिए शिवसेना बीजेपी आ सकते हैं साथ। हॉकी में 16 साल बाद भारत ने दर्ज की जीत, एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर भारत को मिली रियो ओलंपिक में एंट्री। Right now, at the moment with us, we have a very old friend, Mr. Dabholkar, at the moment with us, and we're going to ask him. After all, do remember he's an ad guru. जहाँ तक के विज्ञापन की दुनिया का सवाल है, ब्रांडिंग की दुनिया का सवाल है, इनसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं बोल सकता। जहाँ तक के किस प्रकार किस चीज़ को ब्रांड करना है। We still remember Amul. We still remember so many other things. Hi, can you hear me? Hello. Good evening. Good evening. Good बताइए evening. जी। And how are you? I am very well, thank you. And it's after a long time that we are chatting with each Yeah, other. you remembered me after a very long time. But you've been around. You've been all over Africa and elsewhere and so on and so Yeah, forth. I've been around here, yeah. अच्छा, आप ये बताएं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार एक तरीके से कांग्रेस से गांधी जी के नाम को, गांधी जी की ब्रांडिंग को, गांधी जी की विरासत को एक तरीके से हाईजैक कर लिया है, मुझको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज द कांग्रेस निग्लेक्टेड द ट्रू स्पिरिट ऑफ गांधी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, नरेंद्र मोदी हैज बीन एबल टू डू व्हाट ही हैज डन। प्लीज गो अहेड। मेरे ख्याल से इसमें एक बात यह है कि मेरे ख्याल से हमारे भारत में सबसे बड़ा मार्केटिंग जीनियस जो पहला था वो गांधी जी थे जी, और उनके बाद अब इतने सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जी, तो ये दो मेरे ख्याल से आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम बोथ आर देम मार्केटिंग जीनियस। राइट, जैसे गांधी जी ने खुद को ब्रांडिंग किया था, तो मेरे ख्याल से मोदी जी हैज टेकन लीफ आउट ऑफ हिज बुक राइट, and he, without calling him his guru, he has followed the way Gandhi ji did everything। और उन्होंने और आगे चलकर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जिसमें ब्रांडिंग और अच्छी हो सकती है, उसका भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। जी, और उन्होंने मतलब टू गेट रिड ऑफ दिस नेहरू गांधी डायनेस्टी, उन्होंने गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जो भी निग्लेक्टेड लोग हैं जी, उनको सामने लाकर ही मेड पीपल रियलाइज कि इनके अलावा भी और भी लोग थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया था। जी भरत, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, दिस इज समथिंग which intrigues me and I'm sure must be intriguing you as well. You know, Narendra Modi, an RSS man, and at the moment with us, Bharat Dabholkar, ad guru, and one of my favorite people, an RSS man, a man who's prone, I don't say individually, but organizationally, usually to treat Gandhi with a certain degree of contempt. That man is using Gandhi in a manner which has enthused the entire nation. Now look at his speech at Madison Square Garden. Look at the manner in which he said that, hey, listen, 2015 is the centenary year of the return of Gandhiji back to India from South Africa. Now, rightfully speaking, Dr. Manmohan Singh's government should have announced this 5 years ago. That, hey, listen, ये प्रवासी दिवस हम लोग करने वाले हैं। भरत बताएं। करेक्ट। और ये उन्होंने ये किया है कि इन लोगों ने जब कांग्रेस की जब राजवट की, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही आता था कि बस गांधी जी के समाधि पे जाके फूल चढ़ाएं। जी। बट आई थिंक मोदी हैज टेकन इट वन स्टेप फॉरवर्ड कि गांधी जी को स्वच्छता पसंद थी, जी, तो मैं स्वच्छता अभियान लगाऊंगा। जी, मतलब ही हैज टेकन जो चीजें गांधी जी को पसंद थी, जी, वो लेके करने में मेरे ख्याल से इट हैज अ ग्रेटर अपील टू पीपल। That's right. सिर्फ किसी की समाधि पे फूल चढ़ाने से लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप बताएं कि गांधी जी को स्वच्छता पसंद थी, आप भी अपना घर स्वच्छ रखें, तो ये एक मुहिम बन जाती है। I think which is what Narendra Modi is using. Absolutely. And by the way, yesterday we had Tushar Gandhi with us. तुषार गांधी हमारे साथ कल थे, और तुषार गांधी से जब मैंने यही सवाल पूछा, तुषार गांधी ने ये कहा कि भाई 2 साल पहले he says he had written to the Prime Minister's office saying that, hey, listen, Mahatma Gandhi had returned to India from South Africa in 2015. Now, 1915. So 2015 is coming up. Don't you think perhaps we should prepare for something like this? कि प्रवासी दिवस मनाना चाहिए उनके नाम पर, या ऐसा कुछ करना चाहिए? And you know something? There was no reply. No reply at all. Now, भरत, और इस वक्त हमारे साथ हैं भरत दाभोलकर। भरत, आप ये बताएं
कि आज की तारीख में गांधी जी की रेलेवेंस क्या है आपके लिए एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. नाउ डू रिमेंबर, and this is for our viewers, Gandhi wanted to use the village as a unit. Gandhi said India lies in its villages. Improve the villages, you will improve India. The villages progress, India progresses. And most importantly, you have to have self-reliance. And above all, you have to have good relations with just about everybody. So networking, self-reliance, cleanliness, village as a unit. What do you think, Bharat? मेरे ख्याल से I think what you are saying is absolutely right. इसमें मेरे को एक ही बात ऐड करनी है कि अभी ये हो गया है कि टू इम्प्रूव विलेजेस, अगर हम सिटीज को, मैंने एक देखा है कि जहां जहां मैं घूमता हूं कि एवरी स्मॉल टाउन, अ स्मॉल विलेज फॉलोज अ बिगर टाउन. Yes. उनके लिए वो एक आदर्श बन जाता है. Yes. तो अगर हम सिटीज को इम्प्रूव करें, सिटीज में एम्प्लॉयमेंट की स्कीम बढ़ाएं, सिटीज को साफ रखें, आई थिंक दैट हैज अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट. Right, absolutely. तो एक तो मतलब आप ग्रास रूट जाके वहां से आप सब ठीक करें. एक ऐसा है कि आप ऊपर ठीक करते जाएं, अपने आप नीचे भी ठीक होता जाता है. जी बिल्कुल. Spreads from upwards and it has a snowballing effect. विलेजेस हैं या तालुका प्लेसेस हैं, जो भी हैं, वो मॉडल सिटीज को देखकर अपनी अपनी सुधार करते जाएंगे. जी, दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात. So that also has a very nice effect in today's electronic media कि जब लोग देख सकते हैं, पहले देख नहीं सकते थे लोग. लेकिन अगर आप आज फिल्म बनाएं या टीवी पे दिखाएं कि ये विलेज कैसे होता है, साफ कैसे रहता है, आप घर में आपके क्या कर सकते हैं, तो विलेजेस में भी ये, क्योंकि आजकल वो जो टीवी आप देखते हैं यहाँ पे शहरों में बैठ के, वही टीवी आप विलेजेस में देखते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. और भरत, अपने दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आपके पास कोई रिस्पांस है, आप जरूर भेजें ऑन insidestory@lemonnews.com. इस वक्त हमारे साथ हैं भरत दाभोलकर. लेकिन भरत, यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, जिस प्रकार उन्होंने गांधी जी का इस्तेमाल किया, और आज गांधी जयंती है, गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया, गांधी जी की विचारधारा को इस्तेमाल करके एक नए आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की है. मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पंडित नेहरू ने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए, पीएसयूज की स्थापना करी, आईआईटीज की स्थापना करी, आईआईएम्स की स्थापना करी, उस वक्त हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान था, एक नई ऊर्जा थी, एक नई दिशा थी, एक नई उमंग थी सब लोगों में. आज की तारीख में perhaps Narendra Modi is trying to recapture that old spirit and is trying to convert it and transform it into a 21st century movement. Would you agree with that? लेकिन मेरे को एक ऐसे इसमें एक लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में मेरे ख्याल से राजीव गांधी जी ने भी ये प्रयास किया था. जी किया, करेक्ट. आई थिंक वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी सोचा था कि हम अपने देश को मॉडर्न बनाएंगे. ही गॉट द राइट पीपल इन्वॉल्व इन दिस पॉलिटिक्स. जी. वो सैम पिट्रोडा हो या जो भी कुछ हो, उनको ले आए वहां से. जी. एंड ही ट्राइड टू क्रिएट अ मॉडर्न इंडिया. लेकिन एट सम पॉइंट मेरे ख्याल से उनका कुछ जमा नहीं वहां पे. दैट इज द होल थिंग वेंट फॉर अ टॉस. यस, एब्सोल्युटली. उनकी कोशिश उस टाइम ये थी कि हमको इंडिया को मॉडर्न बनाना है, हमें इंडिया को कंप्यूटराइज करना है. तो मेरे ख्याल से उनकी मतलब उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे. That's right. वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. And which is very strange considering the fact that he had over 400 seats. He had the biggest majority we've ever enjoyed in the parliament. That's right. And in spite of that, he got derailed by the real politic of a lot of old men inside the party. And correct. Correct. I think what happened was नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी पार्टी कंट्रोल की है, जी, जैसे वो अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वैसे मेरे ख्याल से राजीव जी कंट्रोल नहीं कर पाए बिकॉज ही हैड अ वेरी स्ट्रांग ओल्डर पीपल लॉबी. वो शायद इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी संगठन से आए हैं. नरेंद्र मोदी नीचे से ऊपर आए हैं. जहां तक राजीव गांधी का सवाल है, ही वाज पैराशूटेड राइट इनटू एंड दैट आल्सो इज आई थिंक द प्रॉब्लम विद राहुल गांधी. लेकिन अब ये गांधी जी का जहां तक सवाल है, इस तरीके से गांधी जी की विचारधारा को आज की तारीख में स्पष्ट तरीके से ये बताना कि ये बिल्कुल रेलेवेंट है आज इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. कहने का मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस के पास क्या बचा. भरत दाभोलकर, अगर आज कांग्रेस आपके पास आती है ये पूछने के लिए कि भरत दाभोलकर जी आप हमारे लिए कोई कैंपेन डिजाइन करें, तो आप क्या मेरे पास आई थी कांग्रेस, मेरे पास आई थी. मैं 3 महीनों से कांग्रेस और एनसीपी के लिए एडवाइस कर रहा था उनको. Wow, you were wonderful. मेरे पास 3 महीने पहले बिकॉज आई वाज इन्वॉल्वड इन द नरेंद्र मोदी कैंपेन. ये जो अब की बार मोदी सरकार कैंपेन है, उसमें वो दैट वाज क्रिएटेड बाय अस. वंडरफुल. तो उस टाइम पे कांग्रेस by us you mean what? By us, what does that mean? Us. We had created an agency, the gentleman called Ajit Pal and myself, और हम लोगों ने ये जो सब स्लोगन आप अभी पढ़ रहे हैं, What is the name of the agency? मोदी सरकार जब कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई है जी, उनके लिए हमको क्रेडिट नहीं मिला, बट वी हैड क्रिएटेड एंड रजिस्टर्ड दो स्लोगन. वो हमारे स्लोगन थे. यानी अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं. जब आने वाले हैं नहीं,
नहीं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई है, अब जनता माफ नहीं करेगी, ये जो स्लोगन थे वो हमारे स्लोगन थे, रजिस्टर्ड स्लोगन थे। So we have to thank you for it. All right, thank you. एंड देन उसके बाद कांग्रेस के लोग आए कि हमें एडवाइस करिए, हमारे पास 10 एजेंसीज हैं, लेकिन आप एडवाइस करें। जी तो मैंने उनको बहुत समझाया कि आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं, जी, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट कैन वर्क फॉर यू। राइट, लेकिन यू विल नॉट बिलीव दिस कि मैंने 3.5 महीने तक कांग्रेस के हर एक सीनियर मिनिस्टर से बात की, उन्हें जी। एडवाइस किया, और आज तक उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया। आज तक कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, नहीं। and which is why they are down to 44 seats in the Lok Sabha, and there is every possibility that they will be down to less than 50 in the coming assembly elections. लग ऐसा And रहा I है। think they deserve it, because अगर यहाँ पे अपनी बम्बई की 10 अच्छी एजेंसियां उनके साथ बैठती है, उन्हें अच्छी स्लोगन देती हैं, जी। अच्छी स्ट्रेटेजी देती हैं, और अगर वो उस पर डिसाइड नहीं कर पाते 3 महीने तक, I don't think they deserve to run a government. I don't think they deserve even to run a party. Look what they've they done. Look what they've done to the good old party. I mean, the Congress party was the party of India. अगर आप देखें, ये Yes. मेरा आखिरी सवाल Yes. है कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान का, कोई भी परिवार, भले वो संघ परिवार का भी आदमी हो, हिंदू महासभा का भी हो, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मोनेटा कड़गम का भी पार्टी हो, या डीएमके का भी हो, या टीडीपी का हो, कहीं का भी हो, जिसका कोई परिवार का सदस्य कभी कांग्रेस का मेंबर नहीं था। हर एक कोई था, यहां से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कच्छ से लेकर के गुवाहाटी तक और नागालैंड तक, हर कोई कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व था। तो कांग्रेस का एक तरीके से यह कहा जाए कि हिंदुस्तान का दिल कांग्रेस का दिल था, और कांग्रेस की आत्मा बसती थी हिंदुस्तान में। इन लोगों ने, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं जब आपसे मैं ये कहता हूं, बिकॉज वी आर ऑल्सो कांग्रेसमैन, द फैमिली कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ कांग्रेसमैन, लेकिन क्या मैं ये ठीक बोल रहा हूं, क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं जब आपके सामने ये मैं बात रखता हूं कि इन लोगों ने कांग्रेस की आत्मा का कत्ल कर दिया? आप बताएं। लेकिन सर, मैं आपको एक बताता हूँ, आपको आपकी एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि क्लीन गंगा करने के लिए क्लीन गंगा की जरूरत नहीं है जी, फ्री गंगा की जरूरत है। दैट्स राइट, दैट्स व्हाट आपका आई उस पर बहुत बड़ा रिसर्च आपने कहा था जी, एंड यू हैड सेड कि मैं गवर्नमेंट से इसके बारे में बात करूंगा कि इट्स नॉट क्लीन गंगा सो मच एज फ्री गंगा, दैट्स राइट, एंड यू हैड अ फैंटास्टिक theory, but I don't think anybody listened to you at that time. nobody listened to it. No one did. And by the way, ये आपने मतलब and by the way, भरत, मोदी जी आज बात कर रहे हैं, आपने मेरे ख्याल से 3 साल पहले मेरे से बात की जी, ये हम लोगों का अभियान था, इसी चैनल के ऊपर हम लोगों ने अभियान शुरू किया था कि क्लीन गंगा की जरूरत नहीं है, फ्री गंगा की जरूरत है। गंगा को सफाई अभियान करने की जरूरत नहीं है, आजाद करने की जरूरत है। करेक्ट जी। और अगर आप जैसे लोगों ने इसमें रिसर्च किया था, अगर आप जी। देने को तैयार थे, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट इस पे क्यों कुछ कर नहीं पाई? There was no reply. That is the tragedy of Congress, you know? There was no reply. But I really and truly hope the Narendra Modi government actually does that, because I don't see them doing it. By the way, they're making exactly the same mistakes as have been made by previous governments with regard Which to the is why Clean now Ganga I think you campaign. need to talk to them. Yes, but the only thing is, as far as the Ganga is concerned, that's a separate issue. All I'm trying to say is, as far as the Ganga is concerned, the Ganga always regenerates and cleans herself. You don't need to Correct. clean the Ganga. All you Correct. need to do आपने यही is कहा to था उससे। put enough water in the Ganga. Let Ganga, Correct. क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है, गंगा में गंगा जल नहीं है। करेक्ट, गंगा में गंगा जल ही नहीं है। करेक्ट। जब गंगा, उस समय मुझे पूरा याद है, आपने 3 साल पहले ये मुझसे कहा था जी, और राइट अब तक ये उसके बारे में कुछ नहीं करे, कोई गवर्नमेंट नहीं करी। जी, लेकिन भरत, thank you so much for remembering. One final word from you as far as the Yes. Congress is concerned. Where do you see the Congress going? आज गांधी जयंती है, आज आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार कांग्रेस किस ओर जा रही है, कहां जा रही है, ये बताएं। वो कांग्रेस वालों को भी पता नहीं है, तो एज एन आउटसाइडर मुझे पता होना बहुत मुश्किल बात है। आई डोंट थिंक इवन कांग्रेस में नो की कहाँ जा रही है, जा रही है या नहीं है, इसी जगह पे खड़ी है। मे बी कांग्रेस इज ऑन अ ट्रेडमिल, राइट, वो आगे नहीं बढ़ रही है, कितना भी दौड़ेगी तो वहीं पे खड़ी रहेगी शायद। जी, दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। थैंक यू सो मच भरत फॉर टॉकिंग टू अस। Okay, जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी। भरत दाभोलकर, और भरत दाभोलकर ने जो कुछ भी कहा उस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर लिखें ऑन insidestory@lemonnews.com। और भरत दाभोलकर को हमारा गंगा अभियान भी याद है। गंगा के बारे में भी हम लोग एक बार फिर शुरू करेंगे। याद रखें, जो अभी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ये हम लोग 3 के 4 साल पहले से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बल्कि 5 साल पहले से, कि गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है,
गंगा को आजाद करने की जरूरत है. यू नीड टू फ्री द गंगा, नॉट टू क्लीन द गंगा. द गंगा विल क्लीन हरसेल्फ. आप गंगा की धारा में गंगा जल का प्रवाह होने दीजिए. गंगा अपने आप निर्मल हो जाएगी. गंगा अपने आप स्वतंत्र हो जाएगी. गंगा अपने आप अविरल हो जाएगी. गंगा अपने आप पवित्र हो जाएगी, क्योंकि गंगा अपने आप को पवित्र करती है. आज की तारीख में इतने बांधों में, इतनी सुरंगों में, ना जाने कहां कहां पर आपने गंगा को कैद करके रखा हुआ है. अपनी मां को कैद करके रखा हुआ है. अगर अपनी मां को कैद करके रखोगे तो वो कहां से अविरल होगी, कहां से निर्मल होगी, और पवित्र होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता. लेकिन ये बात हम कभी और करेंगे. आज हम बात कर रहे हैं गांधी जी के विषय में. अब देखते हैं नरेंद्र मोदी और गांधी. लेट्स टेक अ लुक एंड डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com. गांधी की राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. पीएम मोदी करते हैं गांधी की बात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधीगिरी. प्रधानमंत्री दिलाते हैं स्वच्छ भारत की शपथ. मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत की और अपने इस अभियान की शुरुआत के लिए उन्होंने चुना गांधी जयंती का दिन. बेशक इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जाप कर रहे हैं. महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए जनता से स्वच्छ भारत बनाने का आह्वान कर रहे हैं. मां भारती को आजाद कराया. अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें. मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा. हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा. देखिए, ये वो प्रधानमंत्री है जो खुद झाड़ू थाम कर स्वच्छता के अभियान में अपना योगदान देते हैं. पीएम की एक तस्वीर ये भी देखिए. पीएम को रास्ते में गंदगी नजर आई तो वे अपनी गाड़ी रुकवाकर वहां स्वयं ही झाड़ू लेकर डट गए. बेशक गांधीगिरी के जरिए देश को स्वच्छ बनाना एक अच्छी सोच है, लेकिन पीएम की सोच ने कांग्रेसियों में खलबली पैदा कर दी है. जिस तरह लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी और अब ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से गांधीवादी विचारधारा छीनकर अपने पाले में करना चाहते हैं. ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अब तक महात्मा गांधी के विचारों की दुहाई दी, लेकिन अब लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कांग्रेस से गांधीवादी विचारों को हाईजैक कर लिया हो. सवाल ये भी, क्या कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों और उनके आदर्शों को भूल गई है? अपने प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाते देख जनता ने देखा तो देश भर में जनता ने भी झाड़ू थाम ली और पीएम के स्वच्छ भारत के अभियान में अपना योगदान दिया. पीएम की गांधीगिरी देश को स्वच्छ बनाने में कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन अब लगने लगा है कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी पर भी गांधीगिरी का रंग चढ़ने लगा है. ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई. और गांधी जी के ऊपर नरेंद्र मोदी के अलग अलग विचार, वो भी जरा देख लेते हैं. लेट्स टेक अ लुक. वी शैल हैव दैट ऑन फॉर यू इन जस्ट अ मिनट. नरेंद्र मोदी गांधी जी के ऊपर बोलते हुए. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. मोहनलाल करमचंद गांधी ये भी प्रवासी भारतीय थे और महात्मा गांधी
जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे और इसलिए हम महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। गांधी जी स्वच्छता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बड़े अड़िग रहते थे। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। Right, and at the moment, to talk more about the same subject, remember we had Bharat Dabholkar earlier. At the moment, we have our very old friend, Raja Bundela. भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं. Social activist, one of the most wonderful actors I have seen, both in theatre and in film. बुंदेलखंड के लिए अकेले मशाल लेते हुए, अकेले बुंदेलखंड का झंडा आगे लेते हुए इस वक्त हमारे साथ हैं राजा बुंदेला। राजा बुंदेला जी नमस्कार। नमस्कार बजाज साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चलिए, आप स्टूडियो में नहीं हैं, ज़रा बाहर हैं, लेकिन फिर भी जी आपसे जानना चाह रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के नाम पर जो अभियान चलाया है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था 10 साल पहले, आज शायद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था 50 साल पहले, आज शायद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, बताएं। मेरा ख्याल ये है बजाज साहब कि शायद इस कांग्रेस को महात्मा गांधी जी की ज़रूरत नहीं थी जी, और ना है। इनके पास अपने ही गांधी हैं और उनको खुश करने में ये लगे रहे जी। आप ज़रा अगर इतिहास में जाके देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि गांधी जी ने जिन गरीब और जिस गांव देहात के आदमी को ऊपर लाने और उसको बराबर का तबका दिलाने की कोशिश की थी, वो आज वहीं का वहीं है। आज़ादी के इतने साल हो गए हैं और वो गरीब आज भी उसी 2 जून की रोटी के पीछे, उसी गंदगी, उसी बेरोज़गारी और उसी ऐसे समाज में जिंदा है यहाँ पर बहुत सालों पहले हमें काम करना चाहिए था। उसकी वजह यह भी है कि अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा नेता कांग्रेस से निकल के नहीं आया जो ग्रास रूट लेवल का हो, जिसने गांव देहात में जिंदगी जी हो और गांव देहात से निकलकर उस ऊपर तक पहुंचा हो। हुआ क्या है कि चुन के नेता भेज दिए जाते थे और जब तक कांग्रेस पर लोगों का भरोसा रहा वो उन्हें जिलाते रहे। लेकिन मोदी जैसी जो आंधी आई है उसने इस सबको बिल्कुल भ्रमित और खंडित कर दिया। हुआ ये कि उन्होंने, मोदी जी ने 12 साल अपने आप को साबित किया गुजरात के अंदर, और उसके बाद जिस तरह का मजाक मीडिया में इनके लिए उड़ता था, इसने हैरानगी नहीं जागती। लेकिन सबसे पहले मोदी जी ने यही काम किया कि महिलाओं के शौच के लिए
हर गांव में, हर घर में, और कम से कम उन बच्चियों को पढ़ने के लिए हर स्कूल में एक शौच हो। ये पहला काम हुआ। दूसरा, जनधन, जो गरीब किसान पूरी जिंदगी उस साहूकार के बोझ तले और साहूकार के कर्जे के तले मर जाता था और सुसाइड करते थे। पिछली साल उत्तर प्रदेश में अकेले बुंदेलखंड में 864 किसानों ने साहूकारों के चक्कर में आत्महत्या की, उसकी जनधन योजना शुरू करवाई। जी बिल्कुल। और जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, तीसरा सबसे बड़ा कारण, राजा बुंदेला जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जी बजाज। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, और इसके ऊपर न जाने कब से हम लोग अभियान चला रहे हैं, हर रोज ऑन एन एवरेज औसतन 4 किसान आत्महत्या करते हैं। 4 किसान आत्महत्या करते हैं विदर्भ में, सिर्फ विदर्भ में। और यह सिलसिला कोई 15 साल से चल रहा है। आप खुद सोचिए कि सिर्फ आत्महत्याओं की ही अगर टैली की जाए तो जहां तक टेररिज्म का सवाल है, बॉर्डर के ऊपर मरने वालों का सवाल है, एक्सीडेंट्स का सवाल है, दुर्घटनाओं का प्रश्न है, उससे ज्यादा मरने वालों की संख्या वो साहूकार से सताए हुए किसान हैं। उन्होंने आत्महत्या ज्यादा की, आत्महत्याओं की संख्या ज्यादा है। इन सब दुर्घटनाओं में मरने वालों से, आतंकवाद के हमलों से मरने वालों से, रेलवे एक्सीडेंट्स में मरने वालों से आत्महत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। और वो आत्महत्या किसी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होती है कि आज हम अपने किसानों को भूल गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं राजा बुंदेला जी कि जिस प्रकार जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था कि भाई गांधी जी 2015 यानी 100 साल हो गए गांधी जी को वापस आए हुए साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान, और उन्होंने ये तय किया कि अब मैं वापस लंदन नहीं जाऊंगा, जा सकते थे, मैं वापस डरबन नहीं जाऊंगा, जा सकते थे। उन्होंने ये तय किया कि अपने देश में रह करके मैं अपने देश का काम करूंगा। ये काम तो कांग्रेस को करना चाहिए था। जी बताएं राजा बुंदेला जी। जी निश्चित तौर पर अब जिस सीख की हम बात कर रहे हैं, देखिए आज़ादी रात को हमें आधी रात को मिली। जब आज़ादी का झंडा फहराया जा रहा है तो गांधी जी नवाखोली में थे, उनको वहीं से इग्नोर किया गया। उनकी विचारधारा के बिल्कुल अलग हटके ही सारे काम हुए। खुद गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, एक नई संस्था और एक नई संस्कृति के साथ एक नई पार्टी बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीमे धीमे जो विचारधारा गांधी जी की थी वो 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही महदूद हो रह गई है। और आप यकीन माने कि इन लोगों का, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व का फेल होने का कारण यही रहा कि उनको गांधी परिवार को खुश करना था, उनको जनता को खुश करना नहीं था। और ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अब इतने बेईमानी हो गए और जो इतने गलत साबित हुए, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यही रहा कि 10 जनपद या कांग्रेस का जो सर्वोपरि गांधी परिवार है उसी को खुश रखें। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक बात बताता हूं। जब मनमोहन सिंह, जब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बहुमत से आई और एनडीए सरकार का, यूपीए सरकार का गठन हुआ, उसमें पहली चॉइस प्रणब मुखर्जी होनी चाहिए थी। प्रणब मुखर्जी सालों साल से राजनीति जानते हैं, राजनीति के आसपास रहे हैं और वो ट्रबल शूटर कहे जाते थे। उनको ना चुन के जो आदमी फाइनेंस का था, जिसने इस देश में ग्लोबल रिफॉर्म लेके आया, उसको राजनीति थमा दी और प्रणब मुखर्जी को फाइनेंस थमा दिया। अब ऐसा हो गया कि सचिन को आप हॉकी खिला दें और हॉकी के प्रगट सिंह को आप क्रिकेट खिला दें, तो वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना। और यहाँ पर वो केवल इसलिए किया गया था कि कहीं गांधी परिवार को कोई चैलेंज ना करे। और यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जी बोल रहे हैं आप कांग्रेस में जब, देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, आपने कांग्रेस से ये जी सर दरखास्त भी की, सब कुछ किया, सबके सामने ये भी रखा, और मैं उम्मीद करता हूं और हम लोग और इस अभियान में हम लोग भी आपके साथ जुड़े रहे हैं कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य होना चाहिए। वहां वो जरा बताएं विस्तार से हमारे दर्शकों को कि भाई आखिरकार वो हुआ क्या, कि आपको आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है आपको वादा किया गया था, आपसे साफ तौर पर यह कहा गया था कि भाई बुंदेलखंड अलग राज्य होगा, और ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बताएं राजा बुंदेला जी। जी 2004 में मुझे कांग्रेस से लोकसभा का झांसी का चुनाव के लिए टिकट मिला और मैं जीता। कोई 70,000 के आसपास वोट से मैं हारा था जी। और मैंने जब राहुल गांधी जी को वहाँ बुंदेलखंड गांव देहात के लोगों की घास की रोटी खाते हुए पूरी पिक्चर बना के उनको दिखाई, जामुन का जो पेड़ होता है उसका पानी, उसका सूप पीते हुए, तब राहुल गांधी को बिल्कुल ये लगा कि निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का विकास तभी होगा जबकि बुंदेलखंड के लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। उनको उनके पैरों पर खड़े होकर उनकी व्यवस्था, उनका काम, उनकी योजना, उनकी परियोजना उनके हाथों से होनी चाहिए, ना कि मायावती, मुलायम सिंह, बीजेपी और कांग्रेस के हाथों से।
ये नहीं कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो। मैंने सबसे पहले आजादी के साथ बांधा और आधा उत्तर प्रदेश के साथ। यही समस्याएं सारी मैंने राहुल गांधी जी को कही, यही सोनिया जी को कही, और निश्चित तौर पर उन्होंने वादा किया कि नहीं, हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। जब झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना, हमने विरोध नहीं किया, हम बराबर साथ रहे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बजाज साहब ये लगा कि दिशा भ्रमित हैं राहुल गांधी जी। 2 कदम चलते हैं आगे, लेकिन 10 कदम पीछे चले जाते हैं। रात में उनकी मनस्थिति कुछ और होती है, सुबह उनकी मनस्थिति कुछ और होती है। ऐसे उसमें रह के पशुपेश में मैंने 8 साल गुजारे। पूरे बुंदेलखंड की मैंने यात्राएं करवाई। राहुल गांधी जी को बुंदेलखंड में ले जाने वाला मैं, हर परिस्थितियों से उनको वाकिफ करवाया मैंने, लेकिन कहीं कुछ जू नहीं रहेगी। इसी बीच जब मुझे क्लियर कट मैंने उनसे बात की कि क्या ऐसा संभव है कि बुंदेलखंड बनेगा, तब उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बुंदेलखंड को अलग राज्य की जरूरत नहीं, बुंदेलखंड को विकास की जरूरत है। फिर मैंने कहा कि देखिए, अगर आप विकास चाहते हैं तो जो पैकेज आप दे रहे हैं 7,622 करोड़ रुपए का, इस पैकेज को आप स्टेट के हाथ में मत दीजिए। आप सेशन जी को बुला लीजिए, खैरनार जी को बुला लीजिए, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी को बुला लीजिए, इनके साथ एक समिति बनाइए और ये पैसा उन्हें दीजिए। वो कमेटी गांव देहात के प्रधान को ले, वहां के हर पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव को ले, और पैसा बुंदेलखंड के उस आदमी तक पहुंचे जिस आदमी को जरूरत है। ऐसा नहीं किया गया। पूरा का आधा पैसा उठा के मध्य प्रदेश में, आधा पैसा उठा के उत्तर प्रदेश में दे दिया गया। जो बिल्कुल नहीं पहुंचा होगा। मनरेगा में सबसे ज्यादा घपला बजाज साहब कभी नहीं पहुंचा। मैं वही कह रहा हूं, मनरेगा में सबसे ज्यादा घपला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ। आज तक वो पैसा नहीं पहुंचा। मायावती जी ने उसके हेलीपैड बनवाए और अपने ऑफिस ठीक करवाए। मुलायम सिंह ने वो पैसा तो उसको लैपटॉप में बंटवा दिया। मैंने राहुल गांधी को फिर यही कहा कि आपके पिताजी ने कहा था कि 100 रुपए केंद्र से निकलते हैं और जरूरतमंद के पास 15 रुपए भी नहीं पहुंचते हैं। तो इस बात को आप तो समझें, और ये बात हमने उनको ये भी समझाई। आखिर में ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, 4 पार्टी उत्तर प्रदेश में हैं, बीजेपी और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले और दूसरे में माया और मुलायम की तरह होता है, अन्ना और अम्मा जैसे साउथ में। मैंने कहा जब तक आप इसका विकास करने के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं बांटेंगे, ये 2 पार्टी इतनी जातिवाद से बंध गई हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास बहुत मुश्किल होगा। एक जात का विकास होगा, एक समुदाय का विकास होगा, और इस बात को उन्होंने एग्री किया। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो 2 कदम चलते हैं सुबह, रात में 10 कदम पीछे दिखाई मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने एम्बिशन के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों के लिए एक खड़े होकर अपनी आवाज बन के उनसे बात करने की कोशिश और आज की तारीख में ये बताएं, अभी वस्तुस्थिति क्या है? बना अभी वस्तुस्थिति क्या है? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी से बात करने वाले थे, आपने ये कहा था, अप्रैल का आपका स्टेटमेंट है कि भाई इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और उनसे ये कहूंगा कि जो प्रॉमिस किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पे कह चुकी है कि वो छोटे राज्यों के पक्ष में है। तो अब क्या आपका बुंदेलखंड, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि उसी से जो दरिद्र नारायण जिसकी पूजा हमेशा गांधी जी किया करते थे, उसका विकास तभी होगा अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बनता है। क्या आपको अब उम्मीद है कि आपका बुंदेलखंड असल में आपको मिलेगा या बुंदेलखंड वासियों को मिलेगा? राजा बुंदेला जी बताएं। पिछले दिनों मेरी भेंट राजनाथ सिंह जी से हुई, गृह मंत्री जी से, उमा भारती जी से हुई, अमित शाह जी से हुई, और उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव निपट जाने दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम शिवसेना के साथ हैं और विदर्भ का मुद्दा भी उतना ही जोर लगा के है जितना कि बुंदेलखंड का है। और बीजेपी पूरी तरह से सहमत है कि वो विदर्भ, पूर्वांचल, विदर्भ और बुंदेलखंड के लिए उनकी पूरी सहमति बन चुकी है। ये मेरी स्वयं बात हुई है बजाज साहब, ये किसी पूरा का पूरा हमारा संगठन गया और हम लोगों ने एक क्रॉस द टेबल बात हुई थी। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी का अलायंस टूट गया है। अब शिवसेना ने जितना भी विरोध करना था विदर्भ का उतना कर लिया। अब अलग पार्टी बनकर जब वो आते हैं और भाग्य से अगर उनको विदर्भ के वोटर 60 सीट्स हैं उनमें से अगर बहुमत देते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक रास्ता खुलेगा। और मोदी जी ने मतलब ये हुआ कहा था कि हम सत्ता का, राजा बुंदेला जी कहने का मतलब ये हुआ, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बन गया,
तो फिर बुंदेलखंड और विदर्भ बनाने में क्या तकलीफ है, क्योंकि विदर्भ तो बनने वाला ही है, तो बुंदेलखंड भी बनेगा। जी बताएं, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी, यही मैं कह रहा हूं कि जो कमिटमेंट हमारे साथ हुआ है, हमने लोकसभा का पूरा चुनाव बुंदेलखंड में घूम के इनके लिए, बीजेपी के लिए काम किया, विधानसभा मध्य प्रदेश का काम किया, और निश्चित तौर पर हम सबसे, मैंने जब पार्टी से पूछा कि क्या गाइडलाइन है और क्या मुझे बोलना है, उन्होंने कहा निश्चित आप बुंदेलखंड राज की बात करें, और बुंदेलखंड राज के लिए हमारी सहमति है। हमारा बहुमत अगर आता है तो विदर्भा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड बनेगा। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, आई होप इट हैपेंस, आई रियली एंड ट्रूली होप इट हैपेंस। राजा बुंदेला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। राजा बुंदेला हमसे बात करते हुए, और राजा बुंदेला ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अश्योर किया है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनको अश्योरेंस दी है कि जहां तक कि बुंदेलखंड का प्रश्न है, बुंदेलखंड बनेगा और जरूर बनेगा। टाइम फॉर अस टू टेक ए वेरी शॉर्ट ब्रेक। वील बी बैक इन जस्ट 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट के बाद हम आपके सामने हम एक बार फिर हाजिर होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1 small break and we'll be right back, so don't go away. Right, welcome back. You're watching The Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course you're watching me on Lemon News. That's right. And at the moment with us, we have our very, very old friend, आचार्य श्री धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी बड़े दिनों के बाद, इनफैक्ट बड़े सालों के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं, और ओकेजन भी क्या है, अवसर भी क्या है, गांधी जयंती वाले दिन। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी नमस्कार। जी, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं, जी हाँ, इनसाइड स्टोरी लेमन न्यूज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आए एक बार फिर। आचार्य धर्मेंद्र जी ये बताएं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश को प्रोत्साहित करने का एक आंदोलन चलाने की कोशिश की है, आप ये बताएं उसके बारे में आप क्या समझते हैं आचार्य जी? गांधी जी का जो सिक्का है उसको कितना खिसा जाएगा, ये अलादीन का जादुई चिराग नहीं है जी, जिसको रगड़ने से जिन पैदा हो जाता है जी। गंगा में करोड़ों क्यूसेक पानी बह चुका है जी, और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि गांधी जी इस देश को जोड़ने वाले नहीं थे, गांधी जी के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ जी। गांधी जी पाकिस्तान के जनक हैं। क्या बात उन्होंने है? प्रतिज्ञा की थी, पूरे हिंदू समाज को उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मेरे लाश पर पाकिस्तान बनेगा जी, मेरे जीते जी भारत माता के टुकड़े में नहीं होने दूंगा जी। और उस प्रतिज्ञा को भूल करके उन्होंने पूरी हिंदू जाति के साथ विश्वासघात किया और पाकिस्तान स्वीकार कर लिया जी। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कौन झूठ असत्य करार दे सकता है जी। तो इसलिए गांधी 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 ये बोलना बंद होना चाहिए जी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि 65 वर्षों से केवल एक ही आदमी की शक्ल 1 रुपए के सिक्के पर, 2 रुपए के सिक्के, यानी 1 रुपए के नोट से लेकर 1000 रुपए के नोट तक गांधी के अतिरिक्त इस देश में कोई नोटों पर आने का अधिकारी नहीं है क्या? जी। महारानी लक्ष्मीबाई नोटों पर नहीं होनी चाहिए क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होने चाहिए क्या? भगत सिंह नहीं होने चाहिए? भगवान तिलक नहीं होने चाहिए? ये सब लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया जी। अगर न्याय करो, भगत सिंह को लाओ, अशफाक उल्लाह को लाओ, चंद्रशेखर आजाद को नोटों पर आने दो, महारानी लक्ष्मीबाई को आने दो, नेताजी को स्मरण करो जी, तो ये गांधी के अलादीन के जादुई चिराग को कब तक खिंचा जाएगा? ये बहुत बड़ा भ्रम है कि गांधी के नाम से बड़ी जागृति पैदा होती है जी, बोरियत पैदा होती है जी। यहाँ पर ये आपसे जानना चाहता हूँ, याद रखें, हमारे दर्शकों को याद होगा कि आचार्य श्री धर्मेंद्र ने यही बात 2007 में भी की थी हमसे किसी और चैनल पर, एक और चैनल पर, और उसके बाद न जाने कितनी बार इस बात के अभियान को भी हम लोगों ने चलाया और आप लोगों के भी बहुत एसएमएस हमें आए, बहुत हमें ईमेल्स भी आए। ज़्यादातर लोग, मैं साफ तौर पे कहता हूँ, इस बात से तो आपसे सहमत हैं कि जिस प्रकार अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन हो, थॉमस जेफरसन हो, जेम्स मैडिसन हो, अलग अलग प्रेसिडेंट्स की प्रतिमा
डॉलर पर होती है, उसी प्रकार हिंदुस्तान की करेंसी पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा क्यों नहीं हो सकती, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा क्यों नहीं हो सकती। आखिरकार आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको क्या लगता है आचार्य श्री धर्मेंद्र जी कि क्या इस विषय पर कोई निर्णय होगा? आप ये बताएं। बिल्कुल नहीं होगा। गांधी नहीं होगा। गांधी 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 बोलने से कुछ होना जाना नहीं है। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश को आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण मिली है जी। और सुभाष चंद्र बोस को भारत से निकलने के लिए मजबूर करने वाले गांधी जी थे। गांधी जी नेताजी से द्वेष रखते थे, जबकि नेताजी ने कभी गांधी जी के प्रति द्वेष नहीं रखा जी। नेताजी की और गांधी जी की कोई तुलना नहीं है जी। इसलिए ये भ्रम भी दूर होना चाहिए कि चरखा चलाने से, तकली घुमाने से कोई राष्ट्र स्वाधीन होते हैं। चर्चिल ने कहा ये, जब नेवी के लोगों ने जहाज के, पानी के जहाज के बॉयलर्स में सैकड़ों अंग्रेजों को झोंक दिया, तो चर्चिल ने कहा अब हम 1857 की पुनरावृत्ति होने जा रही है, अब हम हिंदुस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। ये नेताजी का चमत्कार था जी, गांधी का चमत्कार नहीं था ये जी। इसलिए गांधी गांधी बोलना बंद किया जाना चाहिए। ये बोरियत की पराकाष्ठा हो गई है। लेकिन और आचार्य गांधी जी को राष्ट्रपिता बताना ये सबसे बड़ी हिमाकत है। भारत माता हमारी माँ है, जगत जननी है जी। रामकृष्ण की माँ है, बुद्ध महावीर की माँ है, जी। चंद्रगुप्त अशोक की माँ है। वो किसी की बेटी नहीं हो सकती और गांधी जी की हरगिज नहीं। यहां पर तो ये आत्मशोधन का समय है। कम से कम अभी भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप बोल रहे हैं, आखिरकार उसी विचारधारा से नरेंद्र मोदी भी आते हैं, तो नरेंद्र मोदी इस किस्म की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जरा बताएं। ये मैं नहीं जानता, ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए जी। लेकिन आप इसमें क्या विश्लेषण करते इतिहास हैं? को जानना चाहिए उनको। उन्होंने पटना में ये कहा कि सिकंदर जो है वो गंगा के किनारे से वापिस, जबकि सिकंदर कभी गंगा तो क्या वो पंजाब की सीमा के आगे भी नहीं बढ़ सका। इतिहास का ज्ञान जब नहीं होता तो इसी तरह की उलझुल बातें मुंह से निकलती हैं जी। लेकिन फिर भी आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, और इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य श्री धर्मेंद्र, और आचार्य श्री धर्मेंद्र के जहां तक के आचार्य श्री धर्मेंद्र की देशभक्ति का प्रश्न है, जहां तक के उनके विचारों का प्रश्न है, एक होलिस्टिक व्यू हमेशा उन्होंने लिया है और जो भी उन्होंने बात कही है बेबाक होकर, बेधड़क होकर, हिम्मत से, बगैर डर के हमेशा आप लोगों के सामने रखी है। लेकिन यहां पर यह जानना चाहते हैं आपसे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 282 से ज्यादा सीटें लेकर के वो लोग आए, तब यह उम्मीद जताई जा रही थी कि पुरानी परंपरा से हट करके कुछ अब होगा। तो क्या वो आपको दिख रहा है कि देश में पुरानी परंपरा जो आज तक चलती आ रही थी 1947 से लेकर के अब तक, उससे हटकर कुछ होगा? आचार्य जी बताएं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में हमने जमने दिया था जी। और उसका परिणाम क्या हुआ जी। अब हम चीन से भी लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर पैसा ले रहे हैं, जापान से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी मांग करके लाए हैं। सारे संसार का मार्केट बना रहे हैं हम। भारत माता को हम बाजार बना रहे हैं। हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक स्रोतों की कोई कमी नहीं है, वैज्ञानिक की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हम अपने दमखम पर यदि भारत का निर्माण नहीं कर सकते तो हमारा जो चिर शत्रु है चीन, जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके आगे रेड कारपेट बनकर के बिछ जाने से भारत का कल्याण कभी नहीं होने वाला है। बाकी बात रही कस्मों की, वादों की, तो कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दीन दयाल, मधोक, मुखर्जी यादें हैं, यादों का क्या जी। अब ये सब अप्रासंगिक बना दिए गए हैं। ये जी। डेवलपमेंट किस शर्त पर? हमको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। जो ये पटरियों पर, रेल की पटरियों पर जो ट्रेन गुजर रही हैं, इन्हीं को कम से कम सुविधा संपन्न बना दीजिए। जी जी। प्राथमिकताएं तय कीजिए। हमारी प्राथमिकता क्या है जी? तो हमारी प्राथमिकता बुलेट ट्रेन कतई नहीं है जी। लेकिन जहां विकास की परिभाषा जो है वो समझनी चाहिए। लेकिन विनाश हो रहा है। करोड़ों एकड़ गोचर भूमि उद्योगों के नाम पर बर्बाद की जा रही है, पर्यावरण का नाश किया जा रहा है जी। लेकिन एक चीज तो है आचार्य श्री, एक चीज तो है आचार्य श्री, एक चीज तो है
कि पहली बार किसी सरकार ने आकर के इस प्रकार गंभीरता दिखाई है गंगा अभियान को लेकर के, गंगा बचाओ अभियान को लेकर के कुछ तो गंभीरता दिखाई गई है इस सरकार द्वारा। आचार्य श्री बताएं। गंभीरता तो तब पता लगेगी कि उसके लिए कार्यक्रम क्या बनाया जाता है। जी जी, उसका कार्यक्रम जो है, कॉन्क्रीट प्रोग्राम वो क्या है जी, उस पर बैठ करके विशेषज्ञों से बातचीत की जानी चाहिए। जी, कौन है विशेषज्ञ? जी, विशेषज्ञता की बात देखी जाए तो इतने बड़े विराट भारतवर्ष की शिक्षा का जी, दायित्व किसको दिया गया है? उन स्मृति ईरानी जी को दिया गया है जिनको शिक्षा की ABCD नहीं आती, जी, इतिहास की जानकारी नहीं है, जी, जो चुनाव भी नहीं जीती। ऐसे कौन से सुरखात के पर लगे हुए हैं कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया? मुरली मनोहर जोशी नहीं थे क्या? जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिन्होंने पढ़ाया। जी, भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की कमी नहीं है जी, उनको कौन पूछ रहा है? लेकिन यहां पर आपसे जानना चाह रहा हूं, आपके मुताबिक, और ये मैं आपका खुद का व्यक्तिगत विचार जानना चाह रहा हूं, आपके मुताबिक शिक्षा जैसी गंभीर चीज, इतना गंभीर विभाग जिससे न जाने कितनी आगे आने वाली पीढ़ियां इन्फ्लुएंस होंगी, प्रभावित होंगी, उसको, मेरा स्मृति ईरानी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उनको देने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपके अब ये मैं मुताबिक? क्या जानूं, ये तो शोध का विषय है जी। और दूसरी बात ये है जी कि मदरसों को 1 अरब रुपया दिया जा रहा है जी, संस्कृत शिक्षा के लिए। क्या प्लान है? केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने से काम नहीं बनेगा जी, सारे देश की अदालतों का काम हिंदी में होना चाहिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबका काम हिंदी में होना चाहिए, तमिल में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, मलयालम में हो, ये सब हिंदी भाषाएं हैं। जो हिंद की भाषाएं हैं वो हिंदी भाषाएं हैं, ये बात समझानी पड़ेगी हमको, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक। जी जी, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल मेरे पास नहीं है, मैं केवल एक बात जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रार्थना है जी, वही भारतीय जनता पार्टी का संघ प्रार्थना एजेंडा होना चाहिए। लेकिन वो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, लेकिन आचार्य श्री, कार्याय बद्धा कटियम, बस ये 2 मंत्र हैं। जी आचार्य श्री, आखिरी सवाल आपसे ये, आपने दीनदयाल जी का नाम लिया, बलराज मधोक जी का नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया, आपने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता ग्रहण करने के बाद इनका जिक्र तक नहीं किया, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? मधोक इस समय भयंकर बीमार हैं जी, कोई जाकर पूछने वाला नहीं है उनको। जी जी, कमरे में बंद रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है, मिलने जुलने लायक नहीं है जी। एक जिन लोगों में कृतज्ञता नहीं होती अपनी पुरानी पीढ़ी के प्रति, अपनी नींव के प्रति, उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या उम्मीद की जा सकती है? आचार्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ओन पर्टिकुलर व्यू ऑन गांधी जी। थैंक यू सो मच। There was Acharya Dharmendra with his own particular brand of patriotism, history, tradition, and his own particular brand of what progress should be like. और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, लेमन न्यूज़ के संपादक सैयद सलमान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। याद रखें, सैयद सलमान सिर्फ पत्रकार ही नहीं है, सैयद सलमान कांग्रेस में भी रह चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, युवा नेता भी रह चुके हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने गांधी का नाम इस्तेमाल करके, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ही छक्के छुड़ा दिए, तो अब कांग्रेस के पास बचा क्या? अगर गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए तो कांग्रेस के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। सलमान जी बताएं। सर, गांधी को देखने के लिए एक नज़रिया चाहिए था, उस नज़रिए का हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ विरोध करती रही। गांधी प्रॉपर्टी बनकर रह गए थे कांग्रेस की, और आप पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि गांधी को क्या जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, बस उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उनके माल्यार्पण कर देना, तिलक भवन में, गांधी भवन में जाकर, या फिर दिल्ली में उनके प्रदेश कार्यालयों में जाकर इतने भर से ये तो समझने लगी थी। सलमान जी, मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा। उनका भूलना, एक मिनट, मुझे आपको रोकना पड़ेगा जी सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं,
आपने तो ये बड़ी ऑफिशियल बात कर दी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या रहा है, व्यक्तिगत तजुर्बा आपका क्या रहा है? आप कांग्रेस से हैं, आप ये बताएं। बताने जा रहा था सर, आप ये बताएं कि असलियत क्या है, ये बताइए सर। उनको भूल गए, गांधी को ये लोग भूल गए। नरेंद्र मोदी ने उसकी ब्रांडिंग कर दी। नरेंद्र मोदी ले आए कि गांधी के नाम पर अब भी लोगों को जोड़ा जा सकता है। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को शायद ये समझ में आया जी, जिस तरह से कांग्रेस छोड़ती जा रही है इन लोगों को, चलिए गांधी के नाम पर एक 2 अक्टूबर साल में एक बार आएगा, फिर अगली बार आएगा, तो 2 अक्टूबर को गांधी की ब्रांडिंग कर ली जाए। ये भी दर्शा दिया जाए 2 अक्टूबर और 30 जनवरी ना भूली जाए जी, 30 जनवरी पुण्यतिथि उनकी जी। तो अभी 2 अक्टूबर की ब्रांडिंग हो गई है जी। 2 अक्टूबर को उन्होंने गांधी की ब्रांडिंग कर ली और लोगों को यह दर्शाने का प्रयास किया कि गांधी को अगर कांग्रेस दरकिनार कर रही है, कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि अपने पूरी पुरानी पीढ़ी को छोड़ती चली जा रही है जी। आज के पूरे परिदृश्य में, चुनावी माहौल में आप देखेंगे महाराष्ट्र में बड़ी सी तस्वीर पृथ्वीराज चौहान की लगी है। इससे पहले जब भी चुनाव हुआ करते थे, जिन वक्तों का आप मेरे लिए जिक्र कर रहे थे, तब गांधी से लेकर नेहरू तक और इंदिरा जी से लेकर कई ऐसे नेताओं की तस्वीरें पोस्टर्स पर लगी रहती थी जी। अब उन पोस्टर्स पर सिर्फ पृथ्वीराज चौहान है। यानी लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और जो कुछ भी आप अभी सलमान जी से आपके मुंह से आप लोगों ने सुना, उसके ऊपर अगर आप रिएक्ट करना चाहें तो आप insidestory@lemonnews.com आप जरूर भेजें। इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद सलमान, संपादक लेमन न्यूज। आप ये बताएं सलमान जी, कांग्रेस में ये देखा गया है, बार बार देखा गया है, पहले नहीं अभी ये देखा गया है कि कांग्रेस हमेशा उसके जितने भी लॉयल वर्कर्स होते हैं, जितने भी लोग कांग्रेस के प्रति 100% लॉयल्टी दिखाते हैं, हमेशा उनके साथ धोखाधड़ी करती है। ऐसा क्यों? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? पहले तो आप ये बताएं। सर, कांग्रेस की दुखती रग पर आप हाथ रख रहे हैं जी। बिल्कुल सही है। उनके लॉयलिस्ट दरकिनार किए जाते हैं, चापलूसों का अड्डा बना हुआ है कांग्रेस का घराना। कांग्रेस के बड़े नेता उन लोगों के लिए अब अवेलेबल होते हैं जो उनके लिए मनी मसल पावर का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। कांग्रेस कभी कार्यकर्ता को ढूंढकर टिकट दिया करती थी कि ये कार्यकर्ता सीट निकालने की कंडीशन में है और फिट बैठता है, लेकिन अब पैमाना ये पूछा जाता है क्या आप सीट निकालने भर का धन इकट्ठा कर पाएंगे। अगर प्रायोरिटीज इस तरह की हो जाए, न गांधीवाद से किसी का लेना देना है, न नेहरूवाद से किसी का लेना देना है, शायद कांग्रेस के इतने वर्तमान पतन का कारण भी यही है कि अपने पूर्वजों को, अपने लोगों को, जिन्होंने कांग्रेस की बुनियाद रखी या कांग्रेस को इस मकाम तक पहुंचाया, स्वतंत्रता तक और स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे लोगों को भूलती जा रही है। और नतीजा सामने ओके फाइन, फाइनली गिव मी अ नंबर। एक मुझे संख्या दें आप जी कि इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली हैं? 288 में से शायद वो 240 या 245 पे लड़ रहे हैं। कई जगह पे तो उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले और कुछ जगह पे कैंडिडेट। गिव मी अ नंबर, ये सब छोड़िए, नंबर बताइए आपके मुताबिक कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? सर 50 तक भी आ जाए तो बड़ी उनकी 50 आप बहुत आशावादी हैं जी। 50 भी आ जाए तो All right, thank you so much Salman, thank you so much. That was Syed Salman giving us a brief summary on why the Congress has lost out everything. याद रखें जो अभी सैयद सलमान ने कहा कि आखिरकार जो पार्टी गांधी जी को, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वापस दे दिया, जो भारतीय जनता पार्टी, जो अभी आचार्य धर्मेंद्र जिस आवाज में बोल रहे थे, अपने पूरे इतिहास में भारतीय जनसंघ से लेकर के आज तक जो उस आवाज में बोलती रही, आज उसी पार्टी ने गांधी को भी टेक ओवर कर लिया। तो लिहाजा कांग्रेस के पास क्या बचा? दुख की बात है। राइट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड स्टोरी। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो ऑन दिस चैनल। यू कीप वॉचिंग लेमन न्यूज। और अगर आपको कोई अपने मेल भेजने हैं, आपको कोई अपने रिस्पॉन्स भेजना है, तो जरूर आप अपने मेल भेजें ऑन insidestory@lemonnews.com. My name is Rajiv K. Bajaj. You are watching Inside Story. We'll be back with you on the same channel tomorrow. We leave you with the headlines. In the meantime, keep watching Lemon News. Bye-bye. इस्तीफा नहीं देंगे अनंत गीते। एनडीए सरकार से अलग होने को लेकर शिवसेना में असमंजस। राज्य भर में उद्धव करेंगे 50 से ज्यादा रैलियां। आदित्य ठाकरे करेंगे रोड शो।
चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन के संकेत, नितिन गडकरी का बयान, कांग्रेस एनसीपी को रोकने के लिए शिवसेना बीजेपी आ सकते हैं साथ। और एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मण राव ढोबले को मिली अंतरिम जमानत, ढोबले पर लगा था दुष्कर्म का आरोप।